गुड इवनिंग। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके। ग्रेट। तो आई होप आप लोग का वेकेशन बहुत बढ़िया निकला, मजे किए, है ना? ठीक है। तो अब थोड़ा सा टाइम है सीरियस होने का, वैसे तो पहले भी था, बट अब जो चला गया वो चला गया। राइट, तो आप में से काफी लोग तो हैं जो अभी बेंगलोर का एग्जाम भी देने ही वाले हैं, विच विल बी इन दिसंबर। राइट, सम ऑफ यू प्रोबेबली विल आल्सो बी अपियरिंग फॉर फ्लेम, अशोका, ये सब के एग्जाम्स के भी फॉर्म्स आ चुके हैं। राइट, तो मतलब अभी प्रोसेस चालू हो गया है, फॉर्म फिलिंग तो चालू ही हो जाएगा। राइट, आज फर्स्ट सेशन है अशोका का, जो भी इंटरेस्टेड है उनके लिए। राइट, तो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, एग्जाम्स भी इवेंचुअली आ जाएंगे। तो अब आपको थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है? तो अपना सिलेबस भी मोरलेस आई थिंक, एलआर में तो रिवीजन भी होने आ गया पूरा, है ना? मैथ्स का भी काफ़ी हद तक सिलेबस हो गया है अपना, मेंसुरेशन चल रहे हैं, फिर उसके बाद पीएनसी प्रोबेबिलिटी है मेन टॉपिक्स में। तो मैथ्स का भी मोरलेस हो जाएगा अपना, नवंबर एंड तक तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस इज ऑल्सो डन। तो अब आप लोग को अपना रिवीजन वगैरह ये सारी प्रोसेसेस चालू कर देनी है, सो दैट व्हेन एग्जाम्स कम तो आप प्रिपेयर्ड रहो। ठीक है ना? ओके। तो लास्ट क्लास में जब हम लोग मिले थे तो प्रोबेबली वी वर डिस्कसिंग ये एरिया एंड वॉल्यूम, इफ यू रिमेम्बर, है ना? पूरा नहीं हुआ था, थोड़ा ही हुआ था, एंड आई थिंक मैंने 50-60 क्वेश्चंस होमवर्क भी दिए थे, इफ आई एम नॉट, है ना? हम्म। तो अभी वेकेशन थी तो अब तो हो ही गया होगा होमवर्क। हाँ, तो बताओ, फिर डाउट है क्या कुछ? 23? हाँ, 58? मुझे सब याद हो गए। 23 के पहले कोई डाउट है क्या? तो 23। ओके, 27। If the driving wheel of a bicycle makes 560 revolutions in traveling 1.1 kilometer, what is the diameter of the wheel? तो देखिए 1.1 किलोमीटर एक व्हील डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये व्हील एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता होगा? इक्वल टू इट्स सरकमफ्रेंस, है ना? ये व्हील अगर एक रेवोल्यूशन करे, एक रेवोल्यूशन का मतलब एक बार पूरा राउंड घूम जाए, तो उतने में ये एक अपनी सरकमफ्रेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। ये तो सबको समझ आ रहा है। और ऐसे 560 रिवॉल्यूशंस में इसने 1.1 किलोमीटर कवर कर लिया। तो अगर हम अज्यूम कर ले कि इसका रेडियस आर है, तो इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर हो गया। 560 रिवॉल्यूशंस में टोटल डिस्टेंस कवर्ड 560 इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। दैट शुड बी इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जो कि 1.1 किलोमीटर गिवन है, विच इज 1100 मीटर, है ना? तो ये सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। अब क्योंकि ऑप्शन सेंटीमीटर में है तो आप इसको सेंटीमीटर में लिख लो। तो 1 मीटर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? 1100 इंटू कितना? 100, तो इतने सेंटीमीटर्स हो गए।
अब सॉल्व कर लो, तो वी वांट डायमीटर, तो 2 × r की वैल्यू चाहिए, तो बाकी सब उस तरफ भेज देंगे और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है क्या? 560 एंड पाई, ये दोनों से डिवाइड कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। और कोई डाउट है? नहीं, 58। 58। Three circles of equal radius A touch each other. What is the area of the shaded region? हाँ, तो ये ट्राइंगल बना लो तीनों सेंटर ज्वाइन करके। तो ये ट्राइंगल का साइड लेंथ हो गया 2a, और ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। ठीक है? इसमें किसी का डाउट है क्या कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा और साइड लेंथ 2a होगा? ये क्लियर है सभी को? क्या डाउट है? इक्विलैटरल का प्रूफ क्या होगा? सारी साइड्स इक्वल है। क्योंकि तीनों साइड लेंथ 2a ही तो आएगी। तीनों साइड्स इक्वल है तो क्या बनेगा? हाँ, ये तीनों सर्कल की रेडियस इक्वल है। आपने सेंटर्स ज्वाइन किए तो ये ए आ गया और ये ए आ गया, ये ए आ गया और ये ए आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो तीनों लेंथ 2a हुए, तो तीनों लेंथ 2a हो गए, तो ट्राइंगल क्या बना? ठीक है? तो अब ये ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, राइट? सो दैट विल बी √3/4 इंटू a², ए की जगह 2a होगा। तो ये हो गया ट्राइंगल का एरिया। अब इस ट्राइंगल का एरिया में से हमें सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 सर्कल्स हैं, तीनों सर्कल का थोड़ा थोड़ा पार्ट है। तो ये 60 डिग्री है, तो वी कैन से दिस इज 1/6 ऑफ द सर्कल, ये जो है ये भी 1/6 है और ये भी 1/6 है। तो हाफ सर्कल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट? तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ हाफ सर्कल? πa², तो एरिया ऑफ फुल सर्कल है उसका हाफ। ठीक है, तो दिस इज एरिया ऑफ हाफ सर्कल। तो बस ये आंसर हो जाना चाहिए। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, सो इट विल बी 2√3 -π/2 a²। ठीक है, तो ये आंसर हो गया डी। कोई भी स्टेप में डाउट है, कोई भी लॉजिक में डाउट है तो बताइए। समझ आ गया? क्लियर? 29। ऑनलाइन वाले बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, वो लोग के कभी डाउट नहीं होते। PQ is the diameter of semicircle PRQ, where R is the midpoint of arc PRQ। ठीक है। What is the ratio of the perimeters of the semicircle and triangle PQR? तो ट्राइंगल PQR का क्या चाहिए हमें? पेरीमीटर चाहिए, है ना? एंड सर्कल का भी पेरीमीटर, सेमी सर्कल का भी पेरीमीटर चाहिए। तो रेडियस अगर R है, ये भी R होगा, ये भी R होगा, राइट? बिकॉज क्वेश्चन सेज R इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस आर्क PQ। तो R एग्जैक्टली पॉइंट O के वर्टिकली ऊपर होगा,
तो वी कैन से ये पॉइंट, ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ये अगर 90 डिग्री है, ये आर है, ये आर है, तो ये r√2 होगा और ये भी r√2 होगा। ये समझ आ रहा है क्या? ठीक है, तो ट्रायंगल का पेरीमीटर तो आपको मिल गया। वी कैन से ट्रायंगल में पी क्यू है प्लस पी आर है और क्यू आर है। पी आर एंड क्यू आर दोनों इक्वल है। पी क्यू इज 2r प्लस पी आर क्यू आर इज दोनों √2r, तो ये हो गया 2 टाइम्स √2r। ठीक है, तो दिस इज पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। इसमें किसी का डाउट है क्या? अब हमें चाहिए पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल में अब देखिए क्या क्या है। सेमी सर्कल में ये सर्कुलर आर्क तो है ही, विच इज पी क्यू, जिसका सरकमफेरेंस 2πr का हाफ होगा, क्योंकि सर्कल का 2π, राइट। बट ये भी है, राइट, तो ये पी क्यू और होगा विच इज 2r, तो πr प्लस 2r, ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन इज वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ सेमी सर्कल एंड ट्राइंगल। तो सेमी सर्कल इज पाई प्लस 2 टाइम्स r एंड ट्राइंगल इज 2r टाइम्स 1 प्लस √2, तो r से r कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर अब देख लेना कौन सा मैच होता है। क्लियर है क्या? 5 + 2, हाँ, तो डी डी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। क्या 46? In the given figure, A is the center of the circle with radius r and BD is tangent. ठीक है, what is the area of the shaded part? Mean square units. तो ये डायग्राम थोड़ा बड़ा बना देता है। ठीक है, तो इसमें बी डी टेंजेंट है, ये सर्कल की रेडियस आर है, तो सर्कल का सेंटर को हम लोग अगर ये टेंजेंट से ज्वाइन करें तो ये आर के इक्वल होगा, है ना। ऑल्सो ये दोनों जो रेडियस बनाए हुए हैं ऑलरेडी, ये दोनों लाइंस बनाए हुए हैं ए डी एंड ए बी, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री है तो ये 45 होगा, ये भी 45 होगा। अगर ऐसा है और ये 90 है, ये तो पता ही है, सेंटर से टेंजेंट को ज्वाइन करते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे, तो 90 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है, तो अगर ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। और अगर ये दोनों एंगल्स 45 हैं तो इनके आमने सामने वाली साइड्स का लेंथ भी इक्वल होगा, तो ये आर होगा, बिकॉज ये आर था। ये सिमेट्रिक है ना डायग्राम। ऐसा जरूरी। क्योंकि अगर हम्म डायग्राम में ऐसा दिया है लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया, उससे बनते हैं। अगर हम बीडी टेंजेंट जो है उसको थोड़ा सा नीचे करें फिर ज्वाइन करें तो ट्रायंगल तो सेम ही रहेगा। 90 तो रहेगा क्योंकि रेडियस ये 90 डिग्री, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी शिफ्ट हो जाएगा ना।
पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी शिफ्ट हो जाएगा ना फिर मैं वहां से ज्वाइन कर दूंगा तो फिर इक्वल हो जाएगी। अच्छा चलो ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं है, तो फिर हम एक काम और कर लेते हैं। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? सी डी सी बी। ना मतलब ये बोलना पड़ेगा फिर उस केस में कि बी डी या पॉइंट सी बी डी का मिड पॉइंट है, ऐसा बोलना पड़ेगा, है ना? तो होगा फिर, मतलब वो है ये एक पॉइंट, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ होना चाहिए कि पॉइंट सी बी डी का मिड पॉइंट है। ठीक है, देन वी कैन से कि ये सिमेट्रिक होगा। बट उसके बिना सॉल्व होगा नहीं, अगर ये सिमेट्रिक नहीं है देन वी कैन नॉट सॉल्व, राइट? तो ये एक पीस मिसिंग है, वो ऐड करना रहेगा। तो अगर ऐसा है तो नाउ वी कैन सॉल्व इजीली, ये दोनों आर हो गए। ठीक है, तो दोनों रेडियस हो जाने से, दोनों आर हो जाने से वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, उसमें से वी कैन सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ दिस क्वार्टर ऑफ द सर्कल। ये 90 डिग्री अगर है तो ये क्वार्टर ऑफ द सर्कल हो गया, 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो, तो देखो, ये आर हो गया, ये भी आर हो जाएगा, तो ये टोटल 2R हो गया। तो ये ट्राइंगल में बेस 2R है और ये हाइट R हो गई। तो वी कैन से एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है ये सर्कल का एरिया विच इज 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नो पाई होता है 3.14, याद है ना? तो 3.14 का 1/4 कितना हो गया? तो आर स्क्वायर इंटू 1 - 3.14/4। तो 4 - 3.14 इज 0.86/4। तो आर स्क्वायर 0.86/4 इज 0.21। तो 0.21 R स्क्वायर। तो आ तो गया। हाँ हाँ। सर इसमें जो है एक से सी, अगर हम्म। टैंजेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो तो प्रॉपर्टी होता है ना कि जो परपेंडिकुलर है वो बाइसेक्टर है। कॉर्ड का होता है वो, सर एक बार टेंजेंट का नहीं। हाँ, बीसी और सीडी कैसे लागू? ये 45 45। हाँ 45 समझ आ गया था ना, तो बस फिर क्या दिक्कत है? ये R था, ये 45 था, ये 90 और ये 45। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इनके सामने वाले साइड्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये R है तो ये भी R होगा, एंड सेम लॉजिक से ये भी R हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा बोल लो C मिड पॉइंट है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसके अलावा और कोई डाउट है क्या? 53।
If the radius of a cylinder and sphere are in this ratio, अच्छा ये 3D शेप्स अभी मैंने पढ़ाए नहीं है, ठीक है, तो प्रोबेबली ये भी नहीं होगा. While the radius and height of the cylinder and sphere is ratio, then what is the ratio there? अभी हो जाएगा ये, अभी थोड़ी देर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे तो हो जाएगा. So 47th question. 47. A square lawn has a circular pond in the center. ठीक है. What is the shaded region's area given that the diameter of the circle is 1 by 3 times the diagonal of square with sides 3 centimeter. तो देखिए ये साइड लेंथ 3 है स्क्वायर का, तो इस स्क्वायर का डायगोनल का लेंथ कितना होगा? 3√3, सॉरी 3√2, 3√2. ठीक है, तो 3√2 अगर इस सर्कल का डायमीटर है, सॉरी डायगोनल है, तो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल? 1/3 ऑफ दिस लेंथ, सो दैट विल बी √2. तो ये सर्कल का डायमीटर हो गया √2. तो सर्कल का डायमीटर अगर √2 है तो वी हैव टू फाइंड द शेडेड एरिया. ठीक है, तो शेडेड एरिया में अगर आप इस शेडेड एरिया को थोड़ा सा प्रोड्यूस करें आगे, अगर ये पार्ट भी शेडेड होता तो ये पूरा ट्रायंगल शेड हो जाता, एंड दैट वुड हैव बीन हाफ ऑफ द स्क्वायर, है ना. तो अभी ये हाफ ऑफ द स्क्वायर में से हमने इस सर्कल के 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स हटा दिए हैं, बाकी 2 पार्ट्स में तो शेड वैसे भी नहीं आने वाला था. ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू इज हाफ ऑफ द स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर बाई 2 में से हाफ ऑफ द स्क्वायर में से वी विल सब्ट्रैक्ट हाफ ऑफ द सर्कल, है ना. हाफ ऑफ द सर्कल मतलब पाई इंटू आर स्क्वायर. आर कितना है? √2/2, इसका स्क्वायर. तो ये तो सर्कल का एरिया हुआ पूरे का, उसका हाफ. ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे. कोई डाउट है बताइए? तो ये सॉल्व करने से आंसर आ जाना चाहिए. 9/2 माइनस पाई के टर्म्स में ये आंसर, तो पाई को ऐसे ही छोड़ दो. पाई ये कितना हो गया? 2/4 एंड 2, तो 2/8 हो गया, तो 1/4 हो गया. ठीक है, तो 9/2 माइनस पाई/4, तो 18 माइनस पाई/4, पहला. तो बी ऑप्शन. क्लियर है क्या? 47. ये हाफ स्क्वायर एंड हाफ सर्कल क्यों लिया, ये क्लियर है? या 50? In the given figure, every pair of adjacent circles touch each other and the radius of each of the circles is 7. What is the area of the shaded portion? तो इसमें अगर आप सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे तो वी विल गेट स्क्वायर, है ना. जैसे थोड़े टाइम पहले 3 सर्कल्स के सेंटर को ज्वाइन किया था तो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल मिला था, वैसे ही यहाँ पे स्क्वायर मिलेगा. कोई डाउट है क्या? किसी को लगता है कि स्क्वायर नहीं होगा?
हाँ, तो सब साइड्स इक्वल है, तो रोम्बस भी हो सकता है। I heard, 90 डिग्री भी होंगे, ठीक है, समझ आ रहा है? किसी का भी डाउट है तो बोलो। तो ये स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है क्या? ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 है और ये 90। आ जाएगा। अरे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें। हम्म, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर है, राइट। और ये जो लाइन है, या फिर ऐसा बोल दो, यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये दोनों टेंजेंट जो होंगे, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया होगा, वो स्क्वायर के एरिया में से आप ये 4 क्वार्टर्स ऑफ सर्कल हैं जो मिला के एक फुल सर्कल बन जाएगा, वो सब ट्रिक कर देंगे। अगर इनके बाहर इनके बाहर मतलब सर्कल के, मतलब इनके बाहर टेंजेंट ड्रॉ करूं मैं, ऐसा? फिर ये स्क्वायर का एरिया माइनस 4 सर्कल हाँ, 3 टाइम्स शेडेड रीजन, क्योंकि वहाँ पे भी कॉर्नर भी है, बाकी नहीं। 3 टाइम्स शेडेड रीजन आएगा। ये इतना एरिया ये एक के इक्वल हो गया, 2, 3, 4, तो डबल हो गया, और इन चारों कॉर्नर को मिला दो तो एक और बार हो गया। हाँ, ठीक है। 42 आ आंसर 42 मतलब पीछे भी आंसर कांट से ही मतलब सही है 42। कांट से का मतलब ये हुआ कि हाँ वही मतलब आंसर नहीं आ सकता। बट पीछे भी यही है और 42 आ रहा है। none of these होना चाहिए कार्ड हम्म। से ही। सही होगा बहुत। कांट से तो होगा, बट ये जो 4 सर्कल्स हैं, इनको हम सिर्फ ऐसे ही अरेंज कर सकते हैं क्या? देखो, इसमें हमने डायग्राम से हम भ्रमित हो गए। इसमें ऐसा है कि ये शेप जो है, जो सेंटर में दिख रही है, वो फिक्स्ड शेप नहीं है। अगर आप इमेजिन करो कि ये दोनों सर्कल्स को आप अंदर पुश करो, तो ये दोनों सर्कल्स बाहर चले जाएंगे, है ना। हल्का से अंदर पुश किया तो समझ लो ये वाला सर्कल यहाँ आ गया। शेडेड दिया हुआ है। शेडेड री, अपने को सिर्फ ये कंडीशन दी है कि 2 एडजेसेंट सर्कल्स टच कर रहे हैं, है ना। तो अगर मैं इन दोनों सर्कल्स को थोड़ा पुश करके अंदर यहाँ पे ले जाऊं, जहाँ पे मैंने रेड लाइंस ड्रॉ की है, तो वैसा करने से ये दोनों सर्कल्स बाहर पुश हो जाएंगे। तो ऐसा हम करेंगे तो ये जो शेडेड रीजन है उसका शेप चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स जो गिवन कंडीशंस है उसके हिसाब से एक फिक्स्ड शेडेड रीजन बनेगा ही नहीं। बट कर दिया हम्म, फिगर में फिर ऐसा फिक्स नहीं है ना। नहीं, और ऐसा भी करके एक कैंसिल करेंगे दोनों सर्कल पूरा फिगर ही ऐसे वो तो, हाँ, आप बोल रहे हो दो को अंदर पुश करेंगे तो बाकी के जो
बाहर चले गए, पर कंडीशन है ना कि दो एडजेसेंट हाँ तो वो तो तभी भी रहेगा ना, दो एडजेसेंट तो यही वाले तो टच कर रहे हैं और ये वाले टच कर रहे हैं। कौन से दो? थोड़ा तो टच रहेगा ही ना। तो टच तो रहेगा ही, टच रहेगा ही ना। इसको तुम इमेजिन करो ये अंदर आ गए, तो उसके वजह से ये थोड़े बाहर चले जाएंगे, बट ये कांटेक्ट में तो रहेंगे ही ना। फिक्स डायग्राम में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ इतना बताया कि एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट सर्कल्स टच ईच अदर। तो वो तो अभी भी होगा ना जब मैं इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दूं इसके अरेंजमेंट को, है ना, सिर्फ उतना बताया है। तो इन्होंने एक, तो गिवन फिगर में और क्या इंफॉर्मेशन है बताओ। हाँ वो तो हमने ये अज्यूम किया कि यही फिक्स डायग्राम है, बट दैट कैन नॉट बी अ फिक्स डायग्राम। जो इंफॉर्मेशन रिटर्न है उसके हिसाब से ये फिक्स डायग्राम नहीं हो सकता। दिस डायग्राम कैन हैव मल्टीपल वेरिएशंस, है ना। अगर ये फिक्स डायग्राम, दूसरा, सर्कल्स आर मूविंग ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन बहुत सारे डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ सर्कल्स में हो सकती है। सिर्फ दो सर्कल्स एडजेसेंट को टच कराना है। आप मतलब ये स्पेसिफिक सिनेरियो नहीं रहता, बहुत सारे केसेस बट इस इन द गिवन फिगर भी गिवन हाँ। फिगर, अगर हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन का हम्म केस निकालना होता तो फिर सर पर फिर कहाँ इसका ऑप्शन में भी दी। ऑप्शन में रहते सन ऑफ दीज होना चाहिए। हाँ मतलब इसमें अगर आंसर लाना है तो फिर इसमें ये एक कंडीशन और डालनी पड़ेगी कि ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, कि कोई भी दो दो एडजेसेंट सर्कल्स टच करते हैं और ऑपोजिट सर्कल्स के बीच का डिस्टेंस इक्वल है। हम्म ये सेंटर्स तो ये रोम्बस भी तो बन सकता है। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो रोम्बस भी बन सकता है, इसी वजह से वी कैन नॉट फाइंड द आंसर। सर बट आंसर तो वही टेंशन बनाते टाइम भी मुझे रियलाइज हुआ कि वो जरूरी नहीं है वैसा बने, कि हाँ अभी ये जो ओरिएंटेशन गिवन है इसके हिसाब से यूं है कि यहाँ पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो वो टेंजेंट यहाँ से भी पास होगा, ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे टेंजेंट बनाओगे तो वो टेंजेंट यहाँ से भी पास होगा। बट ये सर्कल्स ऐसे हो सकता है, अब मैं बनाऊंगा तो थोड़ा छोटा बड़ा तो बनेगा। ठीक है, तो ये सर्कल्स मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ये दो सर्कल्स के बीच का डिस्टेंस कम हो जाए तो उसकी वजह से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो अब अगर आप यहाँ पे टेंजेंट बनाओगे तो वो इधर से पास नहीं करेगा, तो यहाँ का एक अलग टेंजेंट बनेगा। तो इन दिस केस ये जो टेंजेंट्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं हो रहे हैं। तो अगर आप ये सेंटर्स को भी ज्वाइन करोगे तो इन दैट केस ये सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइंस हैं वो भी परपेंडिकुलर ना हो सकती हैं। इन दिस केस ये रोम्बस भी बन सकता है, बट केस अलग नहीं हुआ, अभी भी दो एडजेसेंट सर्कल्स तो टच ही कर रहे हैं। हाँ एरिया सेम नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये अपने को आंसर लाना है तो इस डायग्राम में एक स्पेसिफिकेशन और बढ़ानी पड़ेगी, वो ये कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो फिर हम इसको मूव नहीं कर सकते फिर, तो फिर यही फिक्स डायग्राम हो जाएगा एंड देन वी कैन सॉल्व। ठीक है, तो ये 56 क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा मुझे। इसके पहले एक और क्वेश्चन में कुछ आया था ना? हम्म हम्म हम्म। एक बार वो ऊपर वाला इसको इसके ऊपर
इसमें आपने वो सेमी सर्कल का एरिया लिया। सेमी सर्कल का एरिया क्यों इसमें लिया? आपने पाई डिवाइड बाय 2 किया है सर। अच्छा, तो ऐसा है कि ये जो ब्लैक ट्रायंगल्स हैं अगर ये पूरे बना दिए जाते तो उसमें सर्कल का कितना पार्ट जाता? ये 90 डिग्री जाता और ये 90 डिग्री वाला पार्ट जाता, है ना? तो इन दोनों पार्ट्स को मिला दे तो हाफ सर्कल बनेगा ना, तो सिर्फ उतना ही हटाना है। फिफ्टी सेवन 57 देख लेते हैं। What is the area of APCD? APCD, ठीक है। If P lies on the line AB, where O is the center of the circle, O is the center of the outer circle, okay, with radius 6.5 centimeter. ABCD is a parallelogram, one of whose sides is 5 centimeter. ABCD पैरेललोग्राम है और एक सर्कल के अंदर है, तो इट हैज टू बी अ रेक्टेंगल, है ना? हाँ, है and कैसे? opposite angles, मतलब साइड पे हो जाएगा तो पैरेललोग्राम पे ऑलरेडी एडजेसेंट के तो सम पर होता है, हम्म, ऑपोजिट का सम होता है कि एडजेसेंट का? एडजेसेंट का 180 होता है और इसमें ऑपोजिट का 180 हो जाएगा, मतलब ऑपोजिट एक्सिस का 180 हो जाएगा तो साइड तो देखिए पैरेललोग्राम है और सर्कल के अंदर है तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी हो गया, ठीक है। तो अगर एक पैरेललोग्राम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी होती है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम, इनका सम होता है 180 डिग्री, राइट? तो अगर आपने एक पैरेललोग्राम बनाया तो इसमें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, राइट? सो दैट इज द कॉमन प्रॉपर्टी फॉर ऑल पैरेललोग्राम्स। तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, एंड अगर ये पैरेललोग्राम सर्कल के अंदर बना दिया हमने, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया इसको, तो ये जो दो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं उनका सम 180 भी हो गया। दैट मीन्स अगर ये x है और ये भी x है तो 2x इज नाउ 180, तो x का वैल्यू 90 हो गया। फिर नॉन पैरेलल साइड नहीं, इसमें भी होगा नहीं अगर ये वन, हाँ हाँ, तो नॉर्मल पैरेललोग्राम ही तो है, ठीक है। तो नॉर्मल पैरेललोग्राम में भी एडजेसेंट एंगल्स का सम तो 180 होगा ही होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो नाउ वी हैव अंडरस्टूड दिस कि ये जो पैरेललोग्राम यहाँ पे मेंशन्ड है ABCD, ये सर्कल के अंदर है, तो ये एक सर्कल, ये एक क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? तो अगर ये रेक्टेंगल है और द सर्कल हैज अ रेडियस ऑफ 6.5, तो वी कैन से कि लेंथ AC विल बी कितना, 13, है ना? डायगोनल हो जाएगा, डायग्राम डायामीटर भी हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। इसमें किसी का डाउट है क्या? हाँ, डायमीटर चाहिए। व्हाट इज द एरिया APCD क्यों चाहिए? अच्छा, क्यों चाहिए, हाँ वो मुझे नहीं पता, हटा देता है। सर वो जो डायग्राम में तो दिख तो रहा है कि ओपी अगर ड्रॉ करेंगे तो इमेजिनरी परपेंडिकुलर बन सकता है मतलब बीसी के मिल जाएंगे तो ए बी की भी मिल जाएगी, ये हाफ है पर
हाँ सर चाहिए नहीं सर, हमें सिर्फ पीसी चाहिए because ट्रेपेजियम का एरिया तो हाफ इनटू सम ऑफ नॉन पैरेलल इनटू h इनटू सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स होता है, तो बस प्लीज पैरेलल साइड्स होता है कि नॉन पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड हम्म अच्छा तो सिर्फ पीसी चाहिए हमें, और डीए दिया हुआ है 5, तो हाफ इनटू 5 इनटू हाँ। एपी प्लस डीसी सर तीन मिड पॉइंट है सर। सर ये अगर हम ओपी को ज्वाइन करेंगे तो फिर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। ओपी को ज्वाइन करेंगे तो हाँ सर लेकिन ये कंफर्म तुमने दियो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर हम कंसीडर करेंगे तो फिर तो बनी है। मतलब वो P- ट्रायंगल चेंज हो ही सकता है। अरे सर अगर आप इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं ओपी को तो फिर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा और ओए और ओबी तो रेडियस होगा, तो उनका लेंथ तो सेम ही रहेगा। तो फिर हम एबी का लेंथ अगर फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस से, तो फिर हमें पूरे ट्रायंगल का लेंथ मिल जाएगा। तो AB का लेंथ तो उतना का जरूरत ही नहीं है। मतलब एबी के लेंथ से वो हमें ट्रायंगल का मिल जाएगा एरिया। उसके बाद ये तो परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो फिर उस ट्रायंगल का एरिया हम सबट्रैक्ट करेंगे तो फिर एबी से भी मिल जाएगा। बस डीपी का मतलब एपी का लेंथ चाहिए बस। तो वो तो अगर हमने वो किया पूरा हम्म तो फिर हमें ये तो बाइसेक्टर है तो बताइए पूरे रेक्टेंगल का मिल जाएगा, फिर हाँ। माइनस को खाली और ट्रायंगल को सबट्रैक्ट कर दें। ठीक है। तो देखो ये जो मैंने अभी बनाया था ना, ये 13 बनाया था ना, वो काम का है। कैसे बनेगा इससे? तो ये 13 है, राइट। ना क्वेश्चन सेज कि ABCD की एक साइड 5 है, तो AC 13 है। अगर हम CB को 5 ले लें तो दिस विल बी 12। पीसी ओके के पास तो O सेंटर है ना। पास तो कर ही सकते हैं। हाँ नहीं पर रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल तो होना ही पड़ेगा ना। नहीं सर लेकिन तो अगर वो तो फिर एक रेक्टेंगल कैसे बनेगा? दो पॉइंट बट उस ओ बीच में आना जरूरी थोड़ी। O बीच में आना जरूरी है, क्योंकि AC से अगर आप सेंटर के ऊपर कहीं पे भी एक एंगल बनाएंगे तो 90 डिग्री बनेगा। तो AC हैज टू बी द डायमीटर, है ना। वो एक प्रॉपर्टी पढ़ी है ना सर्कल की। सर्कल की एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप एक सर्कल के डायमीटर से कोई भी एंगल सबटेंड करते हैं सर्कल में कहीं भी, तो वो 90 डिग्री बनता है ना। तो ये 90 डिग्री अगर बनता है तो इट हैज टू बी डायमीटर। समझ आ रहा है? और वो जो तुम बोल रहे हो कि ये ऊपर नीचे भी डायग्राम हो सकता है, अगर ये ऊपर नीचे होगा, अगर समझ लो मैं एक साइड यहाँ बना देता हूँ और दूसरी साइड यहाँ बना देता हूँ, तो अब ये रेक्टेंगल कैसे बनेगा, है ना। तो इसको डायमीटर के सिमेट्रिक ही होना पड़ेगा कि ये दोनों लेंथ इक्वल आवे। लेकिन हम नीचे से जूम करें AB12 और CB12 उनकी रेडियस दिख रहा है बे उतना है, उतना तो चला वो। ठीक है। ठीक है। तो ये 5 और 8 12 तो डायग्राम को आपको ऑन स्केल लेना पड़ेगा। मतलब अभी होता है ना कि जितना पास होता है सेक्टर है उतना लंबा हो सकता है, तो ये जो सीबी है वो पूरे सेक्टर से एज कंपेयर टू हाँ वही तो बोल रहा हूँ, दिख रहा है तो। ठीक है, तो 5 और 12 होगा। अब इसको 5 लोगे तो ये 12 हो जाएगा, बट वो नहीं है, यही 5 है। नाउ क्वेश्चन इज कि हमें ये ट्राइंगल का एरिया अगर मिल जाए CBP का, तो रेक्टेंगल का एरिया तो मिल ही गया है। ये 12 है, ये 5 है, तो 60 तो आ ही गया। उसमें से अगर हम सिर्फ ये वाइड वाला ट्राइंगल CBP हटा दें तो वी विल गेट अवर आंसर, है ना। तो CBP का एरिया, हाँ, रेक्टेंगल का एरिया आ गया 12 इंटू 5 60। इसमें से अगर हम लोग CBP का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो वी विल गेट द आंसर। तो CBP का एरिया फाइंड करने के लिए भी हमें सिर्फ ये PB चाहिए। CB तो 5 ऑल है ना। तो हाउ डू वी गेट PB? तो PB में से भी हमें ये टोटल 12 ये पता है,
ठीक है, तो 12 है तो P, अब हमें बस यही एस्टेब्लिश करना है कि P इज द मिड पॉइंट, है ना। तो हाउ कैन वी डू दैट? वो से O से उससे बी पे ड्रॉ करेंगे। पर और सर ये जो फिगर आप मानसून कर रहे हैं क्या? अगर वो परपेंडिकुलर हो गई तो नहीं रिवर्स फिगर सर दिया हुआ है। कॉर्डिनेट रेडियस से कोई भी हम्म। लाइन को कर सकते हैं। हाँ देखिए, O से अगर आप DC पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री पे कट करेगा, बिकॉज CD टेंजेंट है इस सर्कल का, है ना, ये छोटू सर्कल का। फाइन। तो अगर ये टेंजेंट है और ये 90 डिग्री है तो CD एंड AP पैरेलल है। इसका मतलब O से अगर आप यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी 90 डिग्री होगी। और एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है कि एक सर्कल के सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उस कॉर्ड को मिड पॉइंट पे कट करता है। ठीक है, तो 90 डिग्री पे कट कर रहा है, ये बात समझ में आ गई। पहले तो 90 डिग्री पे कैसे कट कर रहा है, ये सेंटर है सर्कल का, ये टेंजेंट है उस सर्कल का, तो सर्कल के सेंटर से हमने टेंजेंट को ज्वाइन किया तो जो रेडियस बनेगी वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे 90 डिग्री एंगल बनाएगी। ठीक है, अब CD के पैरेलल AB है तो CD के पैरेलल हमने ये लाइन ड्रॉ किया, इसको अगर आगे प्रोड्यूस किया तो पैरेलल वाली लाइन पे भी 90 डिग्री एंगल ही बनेगा। तो ये 90 डिग्री एंगल है, मतलब P इसका मिड पॉइंट होगा, तो P अगर मिड पॉइंट है तो ये 6 हो गया, ये 6 और ये 5। ठीक है, तो ये सर्कल, ये ट्राइंगल का एरिया हो गया 15, 6 × 5/2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 60 - 15 तो 45 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कोई डाउट है? मैंने बताया था कि तुमने यही तो बोला था। सर इसमें जरूरी थोड़ी ना है ओ से डायरेक्ट पी पे ही आएगा वो परपेंडिकुलर। O से हाँ भाई सर डायग्राम मतलब दिया है बट बहुत बार तो ऐसा भी होता है ना कि मतलब ऐसे रेक्टेंगल बनाया होता है बट होता पैरेललोग्राम है। मतलब इसका नहीं बोल रहा एग्जांपल दे रहा हूँ बट ये भी जरूरत है ना कि बीच में ही होगा मिड पॉइंट भी होगा। P मिड पॉइंट पे ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, यूं बोल रहे हैं। तुम क्या बोल रहे थे हार्दिक? सर मैं वही बोल रहा था अगर ओ से पी पे बनाएंगे तो जरूरी थोड़ी ना है परपेंडिकुलर ही बने, परपेंडिकुलर कहीं और भी आ सकता है। एक बार जब उसे P पे ड्रॉ कर रहे हैं तो बेसिकली रेडियस ही ज्वाइन कर रहे हैं ना, वर्टेक्स से ना कि वर्टेक्स को रेडियस से ज्वाइन कर रहे हैं और वर्टेक्स स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन ही होगी, फिर रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री होगा ना। तो इसमें सर ये हाँ, OA और OB का रेडियस क्या होगा? हाँ वो रेडियस है। तो अगर हम OA और फिर ये एंगल AOB तो 90 डिग्री होगा। OA और OB रेडियस है, एंगल AOB 90 डिग्री है, ऐसा कैसे? 90 डिग्री। वो नहीं होगा। यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना कि डीपी और पीसी इक्वल हो, DP और PC, तो हम उस तो वो तो है ही ना इक्वल, वो तो DP और PC तो इक्वल ही है। ये टेंजेंट जो, ये पॉइंट समझ लो E है तो PE एंड PF ये दोनों टेंजेंट्स हैं फ्रॉम पॉइंट P। ठीक है, एंड तो ये दोनों इक्वल हो गया, अब ये और ये इक्वल हो गया। अच्छा, वो दोनों इक्वल है, हाँ तो वो तो है ही इक्वल। ये यहाँ से ये टेंजेंट है, तो यहाँ से हमने अगर ये ज्वाइन किया तो वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, 90 डिग्री होगा। अब ये जो है टेंजेंट, ये जो लाइन है वो इसका कॉर्ड भी है CD का, तो ये CD सॉरी इसका बड़े सर्कल का कॉर्ड भी है, तो ये मिड पॉइंट भी हो गया। तो ये दोनों इक्वल हो गया, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये भी इक्वल हो गया। 8.25 का हाँ, मतलब तो अभी तो आप कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर सकते हैं। हाँ, तो कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो वो हो जाएगा प्रूफ। वो डायग्राम हमने काफी सारी इंफॉर्मेशन डायग्राम में अज्यूम कर ली है,
बट ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, बिकॉज टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है कि सेम पॉइंट से अगर आपने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं तो उनका लेंथ इक्वल होता है। ठीक है, इफ यू ड्रॉ टू टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, यहां से ये दो टेंजेंट्स अगर हमने ड्रॉ किए हैं तो ये पॉइंट P है, ये T है, ये Q है, तो PT एंड PQ ये इक्वल होगा। थर्टी, तो हाँ, AB, तो APCD, क्या बात कर रहे हैं? 30 तो कैसे आएगा? 30 तो फिर ये DPC DPC का एरिया हो जाएगा 30। ये कुछ गड़बड़ है, 45 ही होगा, ये भी चेक करना पड़ेगा। शेडेड को मेरे को किया हाँ वो नहीं पता। 59, what is the perimeter of square which is symmetrically inscribed in a semicircle of radius 10 centimeter? मतलब सेंटर के दोनों तरफ बराबर बराबर है। ठीक है, तो ऐसा स्क्वायर है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 10, तो ये लेंथ 10 है, ये साइड लेंथ अगर a है तो ये a/2 होगा। तो सिमेट्रिकली इंस्क्राइब्ड का मतलब ये है, ये ABCD ये स्क्वायर है जो इंस्क्राइब किया है इस सेमी सर्कल में। ठीक है, ये O इस सेमी सर्कल का सेंटर है, रेडियस इसकी 10 है, तो ये लेंथ 10 है, ये a है और ये a/2 होगा, बिकॉज क्वेश्चन से कि सिमेट्रिकली इंस्क्राइब्ड है, तो सेंटर के दोनों साइड इसका इक्वल इक्वल पार्ट रहेगा। सिमेट्रिकली इंस्क्राइब करने का मीनिंग ये है। ठीक है, क्या कोई डाउट यहाँ तक? तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो पेरीमीटर मतलब बेसिकली आपको साइड लेंथ बतानी है, तो साइड लेंथ आ जाएगा तो पेरीमीटर तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो बस ये a और a/2 आपको पता है, ये 90 डिग्री होगा और ये 10 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा, a² + a²/4 इज 10²। ठीक है, तो 5a² / 4 इज 100, तो ये 20, a² इज 80, तो a इज 16, 4√5, तो साइड लेंथ आ गया 4√5, तो पेरीमीटर आ गया 16√5। ठीक है, और कोई डाउट है क्या? फिनिश्ड? ठीक, हाँ, खाली perimeter of one face of a cube 67. A 4 centimeter cube is cut into 1 centimeter cubes. What is the percentage increase in surface area? ऐसे ही कैसे बता दूं? 3D नहीं पूछेंगे। हाँ हाँ, तो वो अभी करवाने वाला हूँ। हाँ, what is the percentage increase in surface area? अभी 4 सेंटीमीटर का क्यूब हो गया 6 × 4² तो 96। 1 सेंटीमीटर का क्यूब हो गया 6,
कैसे 500%? हम्म। तो भी कितना आंसर आएगा तो 400? चलो ठीक है, देख लेते हैं अभी थोड़ी देर में। तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट 3 डायमेंशनल शेप्स। तो 3D शेप्स को आप प्रैक्टिकली, आपने जितने भी शेप्स देखे हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, है ना, यही है प्राइमरली। एक स्फीयर होता है, वो उसको थोड़ा अलग रखते हैं। तो ये जो 3D शेप्स हैं, इनको आप प्राइमरली दो कैटेगरीज में स्प्लिट कर सकते हैं। एक होते हैं प्रिज्म्स और दूसरे होते हैं पिरामिड्स। ठीक है, तो प्रिज्म्स एंड पिरामिड्स, इन दो कैटेगरीज में आप इनको स्प्लिट कर सकते हैं। तो प्रिज्म्स कौन से वाले शेप्स होते हैं? आप लोग ने देखा होगा ना प्रिज्म्स, साइंस थोड़ा बहुत तो पढ़ा था। हाँ, जो और एक बेस लाइन स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर का जो सेंटर है, उसको अगर आप कुछ हाइट पे ले जाए, हम्म, वो हाइट पे जो पॉइंट है, उस पॉइंट से स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स हो जाए। तो वो प्रिज्म बनेगा। प्रिज्म के अंदर ही क्या? प्रिज्म के अंदर बॉडी। हाँ, तो देखिए प्रिज्म एक ऐसा शेप होता है जिसमें बेस एंड टॉप, ये दोनों सेम शेप के हो, आइडेंटिकल हो, और इनको जो ज्वाइन करने वाली जो बाकी वर्टिकल फेसेस है वो रेक्टेंगल होगी। तो ये रूम आप ऐसा बोल सकते हो कि एक प्रिज्म है। इसका बेस, फ्लोर और सीलिंग दोनों सेम शेप के हैं, दोनों रेक्टेंगल्स हैं, रेक्टेंगल का शेप भी सेम है। ऐसा नहीं कि रेक्टेंगल का एरिया भी अलग अलग हो या ओरिएंटेशन अलग अलग हो, वो भी सेम है, राइट। और इनको फ्लोर एंड टॉप को ज्वाइन करने वाली जो फेसेस हैं, वर्टिकल फेसेस, वो सभी रेक्टेंगल्स हैं। क्लियर? रेक्टेंगल बोल लेते हैं, स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इसमें प्रिज्म में जो बेस एंड टॉप का शेप है वो कुछ भी हो सकता है। ट्रायंगल हो सकता है, आप लोगों ने जो लैब में प्रिज्म्स देखे थे वो ट्रायंगुलर बेस्ड प्रिज्म्स थे, राइट। उसको अगर आप प्लेस करो तो ऐसा प्लेसमेंट होता था उसका, इफ यू रिमेंबर, है ना। तो बेस एंड टॉप आइडेंटिकल है, ट्रायंगल है, वर्टिकल फेसेस रेक्टेंगल्स हैं, तो ये ट्रायंगुलर बेस प्रिज्म प्रिज्म हो गया। ठीक है, वैसे ही स्क्वायर बेस प्रिज्म हो सकते हैं, जैसे ये रूम है, ये रेक्टेंगल है, इसका स्क्वायर भी बना दो ऐसा, तो ये स्क्वायर बेस प्रिज्म हो गया। वैसे ही पेंटागनल बेस प्रिज्म्स हो सकते हैं, बेस पेंटागन है, टॉप पेंटागन है, और वो पेंटागन के जो साइड्स हैं उनको ज्वाइन करने वाले रेक्टेंगल्स हो गए। क्लियर है? हेक्सागोनल प्रिज्म हो सकता है। बात समझ आ रही है? तो प्रिज्म का जो डिफाइनिंग फीचर है वो क्या है? उसका बेस और टॉप का शेप सेम होगा। ठीक है, तो क्यूब में भी वैसा ही होता है, बेस एंड टॉप का शेप सेम होता है। क्यूबॉइड में भी वैसा ही होता है, सिलेंडर में भी वैसा ही होता है। समझ आ रहा है ना, राइट। तो ऐसे जो भी शेप्स हैं जो प्रिज्म की कैटेगरी में आ सकते हैं, इनका सभी का वॉल्यूम आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इट विल बी एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। सिर्फ इतना करने से यू कैन गेट द वॉल्यूम। कोई भी टाइप का शेप हो, इफ इट इज अ प्रिज्म, तो ये तरीके से उसका वॉल्यूम आ सकता है। अब आप चेक करिए, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? एरिया ऑफ बेस ए स्क्वायर होगा, हाइट ए होगा, तो ये क्यूब हो गया। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा? एरिया ऑफ बेस ए इंटू बी होगा और हाइट सी होगा, है ना। क्यूबॉइड तो शेप तो ये रूम क्यूबॉइड है, तो ये लेंथ ए, विड्थ बी और हाइट सी।
तो एरिया ऑफ बेस इज ए इंटू बी इंटू हाइट सी। क्लियर है बात? सिमिलरली सिलेंडर, सिलेंडर वी ऑल नो सिलेंडर कैसा होता है, राइट? तो ये रेडियस और ये हाइट, ठीक है, या ये रेडियस और ये हाइट। तो एरिया ऑफ बेस इज पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस इज पाई आर स्क्वायर एंड हाइट इज एच, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको अब 3 या और फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही याद रखना है एंड यू कैन गेट ऑल दी रिजल्ट्स इजीली। समझ आया? कोई डाउट है क्या? ठीक है। फिर इसमें एक चीज होती है, वॉल्यूम हो गया। जब भी हम 3D शेप्स की बात करते हैं तो देर आर टू थिंग्स, वॉल्यूम तो होता ही है, एरिया भी होता है, राइट? तो लेट अस टॉक अबाउट सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेसेस, है ना? तो एरिया वर्टिकल सरफेसेस है, इसका भी एक कॉमन फॉर्मूला है, दैट इज पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। ऐसा करने से आपको वर्टिकल फेसेस का सबका एरिया मिल जाएगा कंबाइंड, ठीक है? तो क्यूब में अगर आप देखो तो क्यूब में ठीक है, तो ये बेस है, ये ए है, ये ए है, तो पेरीमीटर ऑफ द बेस 4a हो गया एंड हाइट इज ऑल्सो ए, तो 4a स्क्वायर इसका वर्टिकल फेसेस का सरफेस एरिया हो गया, ठीक है? क्यूबॉइड में भी सेम तरीका होगा, तो ये a है, ये b है, तो 2 टाइम्स a प्लस बी, ये हुआ पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, ये हो गया एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस। नहीं, टोटल नहीं, सिर्फ वर्टिकल का, टॉप एंड अच्छा CS ये वॉल्स का, है ना? फ्लोर एंड सीलिंग का नहीं, सिर्फ वॉल्स का एरिया। क्लियर है बात? सिमिलरली सिलेंडर, सिलेंडर में हम इसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोल देते हैं, वर्टिकल फेसेस वाले पार्ट को, ठीक है? सो व्हाट विल बी दैट एरिया पेरीमीटर ऑफ द बेस विच इज 2 पाई आर, बेस तो सर्कल है ना? बेस इज अ सर्कल, तो सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होगा? 2 पाई आर इंटू हाइट, तो 2 पाई आर एच। तो ये हो गया एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस, या इन दिस केस इट इज ऑल्सो कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट ना? अब इस कर्व्ड सरफेस एरिया में या वर्टिकल फेसेस के एरिया में इफ यू ऐड द एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, जो कि सेम ही है, तो सिर्फ ए और टॉप या बॉटम का एरिया डबल करके ऐड कर दो तो यू विल गेट द टोटल एरिया। समझ आ रहा है ना? तो ये थोड़ा इजी हो जाता है, आपको ध्यान रखना, वैसे याद ही होगा, बट अगर नहीं है तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है? पिरामिड्स कौन सी शेप्स होते हैं? पिरामिड्स तो आपने सबने देखे भी होंगे, वो फोटो वोटो आती रहती है ना? तो पिरामिड्स में क्या होता है, बेस कोई भी शेप का हो सकता है, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, बट इसका जो टॉप है दैट इज ऑलवेज अ पॉइंट। समझ आया? सो टॉप इज ऑलवेज अ पॉइंट। तो जो अभी ये बोल रहा था कश्यप कि एक स्क्वायर लो, एक पॉइंट पकड़ो उसके ऊपर और उस पॉइंट को सबसे ज्वाइन कर दो, तो वो पिरामिड है, ठीक है? तो अगर हमने एक स्क्वायर लिया या ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल बेस है, अब इस ट्रायंगुलर बेस को हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है? तो अभी पता नहीं ये विजुअलाइज हो रहा है कि नहीं, ये जो व्हाइट वाला है वो बेस है, येलो वाले हैं वो उसके वो मतलब साइड्स हैं, ठीक है? तो इसमें 4 ट्रायंगल हैं, 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, एक बेस में ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल इधर, एक ये ट्रायंगल उधर, एक पीछे ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल्स हैं। तो ये एक प्रिज्म पिरामिड बना जिसमें 4 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है? तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टेट्राहेड्रॉन, क्योंकि टेट्रा मतलब 4 होता है, ठीक है?
बट वो जरूरत नहीं है नाम याद रखने की। तो ये पिरामिड है। वैसे ये जो बेस है वो स्क्वायर हो सकता था, तो उसमें एक तो कनेक्शन और आ जाता। तो ये जो वर्टिकल वाले जो फेसेस होंगे वो हमेशा ट्रायंगल्स बनेंगे, क्योंकि नीचे तो एक, हाँ, हेड्रॉन मतलब पता नहीं। टेट्राहेड्रॉन का मतलब पता है, टेट्रा का मतलब पता है, हेड्रॉन का नहीं पता। हाँ, तो टेट्राहेड्रॉन इज अ पिरामिड, इज, ठीक है। तो पिरामिड्स में बेस का शेप कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन। बट जो बाकी जो फेसेस हैं होंगे वो हमेशा ट्रायंगल्स बनेंगे, क्योंकि नीचे तो एक लेंथ है, ऊपर तो पॉइंट ही है, राइट। तो वहां से जाके पॉइंट में मिलना है, तो ट्रायंगल ही बन सकता है। हाँ, तो कोन इज ऑल्सो पिरामिड, टॉप इज अ पॉइंट। कौन? ना, इक्विलेटरल कैसे हो जाएंगे? वो तो पॉइंट को और ऊपर खींच दो, तो इनको लंबा करना पड़ेगा। सर स्फीयर। ना, स्फीयर इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आता, वो अलग से पढ़ना पड़ता है। सारे ट्रायंगल्स इक्वल होना भी जरूरी नहीं है। अगर ये एक राइट पिरामिड है, राइट पिरामिड मतलब जैसे राइट कोन होता है या राइट सिलेंडर होता है। राइट कोन मतलब कि अगर आप टॉप से एक लाइन ड्रॉ करें जो बॉटम के या बेस के मिड पॉइंट पे ही ज्वाइन करे, वर्टिकल लाइन, तो दिस इज कॉल्ड अ राइट सर्कुलर कोन। तो इस केस में वो जो तुम बोल रहे हो वो होगा कि ट्रायंगल्स अगर हैं तो वो सारे इक्वल होंगे, है ना। हाँ, हाँ, बट कोन जरूरी नहीं है राइट सर्कुलर कोन हो, कोन थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड वाला भी हो सकता है। जरूरी नहीं है, वही तो समझा रहा था मैं भी। कोन ऐसा भी हो सकता है। हाँ, तो पिरामिड भी वैसा हो सकता है ना, पिरामिड बनाना मुश्किल है, इसके लिए मैं बनाना नहीं चाह रहा हूँ। हाँ, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, तो समझो, चलो फिर ड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो ये बेस है ना। अगर हम जो पॉइंट है वो एकदम इसके सिमेट्रिकली पोजीशन लें, इसके बेस के सेंटर के ऊपर लेंगे, तो सारे पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ट्रायंगल इक्वल होगा। अब मैं वो पॉइंट अगर इसके ऊपर ले लिया, तो नाउ हाउ कैन ऑल द ट्रायंगल्स बी इक्वल? बात समझ आ रही है? तो बनेगा तो पिरामिड ही अभी भी, बट सब ट्रायंगल्स इक्वल नहीं होंगे अब, ठीक है। हाँ, बट अपने लोड नहीं है, क्योंकि हम लोग जब भी पढ़ते हैं वो राइट सर्कुलर कोन या राइट राइट पिरामिड ही पढ़ते हैं, ठीक है। बट पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड कोन बन जाए, इनफैक्ट डिस्टॉर्टेड सिलेंडर भी हो सकता है। अब बात चल रही है तो चलने दो, पता नहीं पूछेंगे कि नहीं। सिलेंडर भी हमेशा ऐसा ही हो जरूरी नहीं है ना, सिलेंडर भी ऐसा हो सकता है। हाँ, सर्कल पैरेलल होंगे, शेप भी इक्वल होगा, बस एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं होंगे। हाँ, हाँ, मीन्स जो मैं अभी बोल रहा था कि अगर आप टॉप के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो बॉटम के सेंटर पे मिले, वैसा नहीं होगा, है ना। तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर हो गया, बट ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है। अगर आप इन दोनों का सेंटर ज्वाइन करोगे तो दैट विल नॉट बी अ वर्टिकल लाइन, तो इट इज नॉट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, समझ आ रहे ना। तो इसमें अगर वॉल्यूम चाहिए तो क्या करेंगे? हाँ, वो जो ट्रायंगल में कर देते सब वही है, एरिया ऑफ बेस इनटू ये हाइट, ठीक है। तो ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा, इट शुड बी, ना वो इक्वल होना वो तो डेफिनेशन है, सिलेंडर का डेफिनेशन। अगर ये दोनों सर्कल का एरिया इक्वल नहीं है,
हाँ हाँ, तो वो एरिया इक्वल होगा दोनों सिलेंडर, दोनों सर्कल्स का, वो पक्का है। बट वो दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अलाइंड हो वो जरूरी नहीं है। वो, हाँ, वो फिर कोन का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रस्टम ऑफ कोन वो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोन तो ये होता है, बट अगर इसको यहाँ से कट कर दें तो एक और सर्कल बन जाएगा, और वो दोनों सर्कल का एरिया इक्वल नहीं होगा, तो फिर वो इस कैटेगरी में आ जाएगा वो चीज, है ना। ठीक है, तो कोन के लिए आप लोग डायरेक्टली फॉर्मूले याद रख लो। तो वॉल्यूम ऑफ कोन या वॉल्यूम ऑफ एनी पिरामिड, तो इट विल बी 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, सो 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस, तो कोन है अगर, तो इन केस ऑफ कोन 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर इंटू एच। जैसे इस ट्राइंगल के लिए होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, वैसे ही आप 3D में उसी फॉर्मूलेस का पैरेलल यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, तो वैसे ही कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, ये वॉल्यूम ऑफ पिरामिड लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इट विल बी हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट। ठीक है, यहाँ पे स्लांट हाइट आता है, राइट। तो हाफ कोन के लिए क्या हो जाएगा ये, हाफ ऑफ 2 पाई आर इंटू एच, तो इट इज पाई आर एच, राइट। एच की जगह एल लिख दो, स्लांट हाइट के लिए भी राइट एल, पाई आर एल। क्लियर है, स्लांट हाइट का मतलब समझ आया। तो कोन में एक तो ये हाइट है, दैट इज द वर्टिकल हाइट, डायरेक्ट हाइट, और एक ये हाइट है एल। हाँ हाँ, अच्छा सॉरी, उस, तो यहाँ पे अभी भी थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक है, अगर आप मिस्टेक ढूंढने बैठे हो तो। पिरामिड में कर्व जरूरी नहीं है हो, तो कर्व्ड सरफेस एरिया बोलना भी थोड़ा सा गलत होगा। ठीक है, बट आप सेंस समझ जाओ। लेटरल, हाँ वेरी गुड, लेटरल सरफेस एरिया बोल सकते Lateral vertical curve series and alternate lateral vertical series. हो। लेटरल, अब वर्टिकल भी नहीं होगा क्योंकि वो टेढ़ा होगा। वर्टिकल ये है, बट इसमें जब सरफेसेस होगी वो ऐसे टेढ़ी होगी, है ना। तो लेटरल सरफेस एरिया इज द करेक्ट वर्ड। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? हम्म, तो ये सब फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आते हैं जिसमें फॉर्मूला लगाना होता है। थोड़े क्वेश्चंस जो है जो कोन के हैं, जिसमें हमें कोन को कट करना होता है, मैं वो वाले क्वेश्चंस एक बार आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि a cone is cut at the middle, ठीक है, हाइट का उसके मिड पे कट कर दिया इसको, the smaller cone is of volume 16 सेंटीमीटर क्यूब।
है ना। अच्छा, वॉल्यूम जब भी आप लिखते हैं तो इसमें यूनिट का क्यूब आता है, मीटर या सेंटीमीटर। हाँ, हाँ, तो वही क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द टोटल वॉल्यूम। व्हाट वाज द ओरिजिनल वॉल्यूम। नॉट 32। देखो भाई, ये कौन है, अगर हमने इसको हाइट के मिड पॉइंट पे कट किया है तो स्मॉलर कोन कैसे बनेगा उसमें। स्मॉलर कौन कहते हैं? कहाँ पूछा तुमने, तो आंसर बता दिया 30 तो। ठीक है, तो हाइट का मिडल पे कट किया तो ऐसा करने से एक छोटा कोन बना ऊपर और एक नीचे बना, वो कोन नहीं है, इट इज कॉल्ड फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, तो ये जो छोटा कोन बना है ऊपर उसका वॉल्यूम 16 है। क्वेश्चन इज व्हाट इज द ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम मीन्स ये जो बड़ा कोन था उसका वॉल्यूम क्या था। फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालना। बस, और ऐड कर देंगे, बस करो। क्वेश्चन तो समझ आया ना। सर 48। ना, तो देखिए क्या करना होता है इसमें। आंसर 128 है अगर किसी का आया है तो देख लेते हैं। तो व्हेन वी कट अ कोन पैरेलल टू इट्स बेस, है ना, तो आप इसको सिमिलरिटी से समझ सकते हो। कोन को अगर आप एक फ्लैट सरफेस पर ड्रॉ करेंगे तो ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, आपने अगर यहाँ पे कट कर दिया इसको तो एक छोटा ट्रायंगल और बन गया। ठीक है, नाउ ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, लेट अस कॉल देम ए बी सी एंड पी क्यू। ठीक है, तो ए पी क्यू एंड ए बी सी दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों सिमिलर है, राइट, विदाउट इसमें सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अब अगर मैं बड़े ट्रायंगल का या बड़े कोन का हाइट एंड रेडियस अज्यूम कर लेता हूं, एच एन आर है, तो ये छोटे कोन का हाइट कितना हो जाएगा, इन दिस केस h/2 एंड इन दिस केस r/2, क्योंकि मिडिल में कट किया है। कहीं और कट करते 1/3 पे कट कर दे तो h/3 r/3 हो जाता। ठीक है, तो व्हाट वाज द वॉल्यूम ऑफ द बिगर कोन। v कितना था, 1/3 पाई r² h। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन, 1/3 पाई, यहां तक तो सेम है। नाउ r की जगह क्या हो जाएगा, r/2², है ना, एंड h की जगह h/2। बात समझ आ रही है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये 2² और एक ये 2, ये एक्स्ट्रा आया, बाकी सब तो सेम है। तो अगर ये 2² और ये 2 इन दोनों को कंबाइन करके हम अलग कर दें तो इट बिकम्स 1/3 ऑफ पाई r² h। बोलो हाँ। ठीक है,
दैट मीन्स ये जो छोटा वॉल्यूम आया ये बड़े वॉल्यूम का 1/8 है। समझ आया? ये छोटा वॉल्यूम आया ये बड़े वॉल्यूम का 1/8 है। तो ये जो 1/8 तक पहुंचे हम लोग उसके लिए इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये कोण आधा हो गया तो इसके सारे डायमेंशंस भी आधे हो गए। वॉल्यूम में हमें डायमेंशंस को 3 मल्टीप्लाई पावर 3 करना है, सेंटीमीटर क्यूब है। तो वो आधे का अगर पावर 3 करोगे तो कितना होगा? 1/8 हो जाएगा, है ना। सारे डायमेंशंस अगर हाफ 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 हो गए फिर उन सबको मल्टीप्लाई करोगे 3 बार, तो वो हाफ 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 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो 1/8 हो गया ना वॉल्यूम। बात समझ आ रही है? तो न्यू वॉल्यूम विल बी 1/8 ऑफ द ओल्ड वॉल्यूम, या ओल्ड वॉल्यूम विल बी 8 टाइम्स द। समझ आया? तो ओरिजिनल वॉल्यूम कितना रहा होगा? 128। क्लियर है बात? अगर इसी में ऐसा होता, बड़ा सिंपल है, अगर इसी क्वेश्चन को, हाँ वेरी गुड। तो अगर कोण में ऐसा लिखा होता कि एक कोण है जिसको हमने कट किया एट अ पॉइंट विच इज 1/3 ऑफ द ओरिजिनल हाइट, या ऐसा बोल सकते हैं, हाँ ओरिजिनल हाइट का 1/3 है ना। तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ यू नो कि ये वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम का कितना टाइम्स होगा, 1/27 टाइम्स, है ना। जो बड़ा कोण है उसका 1/27 टाइम्स ये छोटू कोण होगा, है ना। तो बस ये आपको ध्यान रखना है, कुछ लिखाने का कोई काम नहीं है इसमें। ये 1/3 हुआ तो वॉल्यूम में 1/3 का क्यूब मीन्स 1/27 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है क्या? नहीं। हाँ नहीं बोलिए। सर लास्ट टाइम एक बार रिपीट करिए ना, वो ऊपर आपने वो सॉल्व किया उसमें। सॉल्व मतलब बस ये फिगर आउट कर लिया हमने कि जो स्मॉलर वॉल्यूम है वो बड़े वॉल्यूम का 1/8 है। तो स्मॉलर वॉल्यूम अगर 16 है तो बिगर वॉल्यूम कितना होगा? 16 टाइम्स 8, तो 128। ठीक है। सर वो लास्ट वाला आपने जो डिराइव किया ना, मतलब पूरा इक्वेशन, वो मतलब कैसे डिराइव हुआ, वो एक बार समझा सकते हो सर? ये तो ओरिजिनल वॉल्यूम का, ओरिजिनल कोण का वॉल्यूम 1/3 πr² होगा, ये तो फॉर्मूला ही है। ये जो छोटा कोण बना उसका वॉल्यूम क्या होगा? ये 1/3 πr/2 का स्क्वायर। ये r/2 कैसे है ये तो क्लियर है ना। हाँ सर। एंड सिमिलरली हाइट के लिए h/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1/4 होगा, और ये 1/2 और है, तो ये 1/4 और 1/2 मिला के 1/8 हो गया यहाँ पे। और बाकी सारे तो सेम है, 1/3 πr² और h, तो ये हो गया। ओके सर। ठीक है, तो 1/8 वॉल्यूम हो गया स्मॉलर कोन का। फिर वैसे ही मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे बताया कि अगर ये स्मॉलर कोन का हाइट बिगर कोन का 1/3 है तो इसका वॉल्यूम, स्मॉलर कोन का वॉल्यूम बिगर कोन के वॉल्यूम का 1/27 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है ओके क्या? सर। हाँ ओके। तो स्फीयर के फॉर्मूले में बताना रह गया, है ना। तो बुक में लिखे हैं, पढ़ लेना और सॉल्व कर लेना। ठीक है, फॉर्मूले ही है। राइट, तो अभी आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो मैं ये को जो मैंने बैकअप किया था ना, इसमें डाउट्स है। क्या किया था? बैकअप इसमें तो डाउट्स है, कितने बजे जाना? 5 बजे आ गए। बाय। कोई दूसरा बात होता है 5 बजे कौन सा सेम केस नहीं, अभी था, आज था। फिर आदमी का क्या होगा आज क्या है? Wednesday था ना? फ्राइडे फ्राइडे। तो सेम चल रहा है तो आगे पीछे चल रहा है। सेम। तो मतलब मैं सैटरडे को और उसमें मैंने इनइक्वालिटी नहीं पढ़ा था तो इसलिए सुना।
और सैटरडे को मैं नहीं आ पाऊंगा 7 o'clock तक, तो मैं फ्राइडे को आ सकता हूँ। हाँ सर हाँ नहीं सर आईपीएम के लिए लाइक ग्रुप में टाइम एंड डिस्टेंस की और जियोमेट्री की मतलब दोनों की वर्कशीट है ना, तो अभी फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है नेक्स्ट लेक्चर के लिए, सॉल्व सॉल्व के लिए? क्या फर्स्ट ईयर नेक्स्ट आईपीएम के लेक्चर के लिए कौन सी वर्कशीट को प्रायोरिटी देनी है मतलब सॉल्व? पहले ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे फिर टाइम। ओके सर। हाँ सर अशोक की एग्जाम कब होगी? अशोक के यार